नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट टर्म फ्लिप कर्व को 3 पॉइंटों से निकालना सीखा और मैंने इसके अंदर आपको बताया कि जब हम एग्रीगेट डिमांड को चेंज करते हैं तो हमारा फिलिप्स कर्व में क्या होता है, मूवमेंट होता है अलोंग दी फिलिप्स कर्व, ना कि शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग का होमवर्क मैंने आपको दिया था करने के लिए कि जब आप एग्रीगेट सप्लाई में चेंज करोगे तो आपका फिलिप्स कर्व शिफ्ट होगी। क्या आपने वो किया? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे होती है फिलिप्स कर्व में। ये पहले वाले फिगर के जैसा ही आप इसको समझो कि ये प्राइस लेवल आपका इस तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल से बना है फिलिप्स कर्व। और अगर मैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को कांस्टेंट रखता हूँ और एग्रीगेट सप्लाई को मैं चेंज करता हूँ, ये मैंने एएस कर्व को पॉजिटिव सप्लाई शॉक के कारण राइटवर्ड शिफ्ट किया है और इसकी वजह से देखो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हमारी ये है और एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये हो गया, तो हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया डी यहाँ पर। और यहाँ पर है आपका प्राइस लेवल सेम यानी कि 2% मान लो, तो इसी 2% पर पे आपका क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी आपकी 5% थी, तो यहाँ पर रियल आउटपुट बढ़ा है इकोनॉमी में, तो टोटल आउटपुट बढ़ा होगा, रियल जीएनपी इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से आपका क्या हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरी होगी, ऑब्वियसली गिरी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट गिरी है तो यहाँ पर आ गए हो, तो एक पॉइंट से ही आप निकालने की कोशिश करो इसको, तो यहाँ पर सिंपल रहेगा आपका ये फिलिप्स कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने से फिलिप्स कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है। और अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, ये AS2 कर्व नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है और यह ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व को किसी ई पॉइंट पर काट रहा है। इस ई पॉइंट पर आपका प्राइस लेवल आपका P2 से कम है और यहाँ पर आपका ऑब्वियसली देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ी हुई है, यानी कि करीब 8% होगी या 7% मान लीजिए, तो 7% अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि रियल जीएनपी घटी है, यानी कि टोटल आउटपुट घट रही है। तो फिलिप्स कर्व ई पॉइंट पर जाकर शिफ्ट हो जाएगी और हम एक ही पॉइंट से अगर इसको शिफ्ट करने की कोशिश करें तो इसका कर्व हमको पता है कि नेगेटिव स्लोप होता है, तो ई पॉइंट से जो निकलेगी फिलिप्स कर्व वो ऐसे जाएगी और ये हो गया फिलिप्स कर्व 2। तो ये कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिलिप्स कर्व में शिफ्टिंग किस वजह से होगी और मूवमेंट किस वजह से होगा, ये आप ध्यान रखना। एनीवे हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की तरफ जाते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने भी 1960 में आकर अब कुछ डाटा लिया और उसने भी कई इकोनॉमीज़ को एनालिसिस किया। उसके बाद उसने देखा कि आपका जो फिलिप्स कर्व है उसका दोहरा नेचर होता है, यानी कि दो टाइप का फिलिप्स कर्व होता है, एक होता है शॉर्ट रन और सेकंड होता है लॉन्ग रन। पहले ये शॉर्ट और लॉन्ग रन नहीं होता था। जब हमने स्टैटिक एक्सपेक्टेशन पढ़ा, ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन मिल्टन फ्रीडमैन के आने के बाद कहा गया कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व का नेचर नेगेटिव स्लोप होगा और लॉन्ग रन में नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव शॉक की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ने वाली है और इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रही है, तो अब अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को देने के लिए अपनी सप्लाई बढ़ानी है तो आपको ज़्यादा वेजेस को ऑफर करनी पड़ेगी और ज़्यादा वेजेस को ऑफर करने के लिए आपको वहाँ पर प्राइसेस में इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और प्राइसेस में जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो फर्में है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका बजट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा, बजट घट जाएगा और बजट घटने की वजह से वो ज़्यादा लेबर को हायर नहीं कर पाएगा और उसको अपनी एग्रीगेट सप्लाई करो वापिस से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करनी पड़ेगी, जो कि आपका एग्रीगेट सप्लाई करो एग्रीगेट डिमांड करो को कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट सी पर काट रही है। अब यहाँ पे आपका इकोनॉमी वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क करेगी और आपका इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़कर और ज़्यादा P3 हो जाएगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे देखो फिलिप्स कर्व के अंदर कि आपका 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे जाके इकोनॉमी सस्टेन हो गई है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। जब हमने एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से एनालिसिस किया तो पाया कि शॉर्ट रन में तो फिलिप्स कर्व में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन लॉन्ग रन में प्राइसेस वेजेस के थ्रू एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वापिस से इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पे चली जाती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं पर जाके 5% टिक जाती है और आपका फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होकर आपका पॉइंट नंबर 3 पे पहुंच जाती है। तो इस तरह से आपका दोहरा नेचर हो गया फिलिप्स कर्व का। शॉर्ट रन में आपका नेगेटिव स्लोप है और आपका लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन बाय रॉबर्ट लुकास एंड थॉमस सर्जेंट। रैशनल एक्सपेक्टेशन में दोस्तों कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में। इसमें क्या कहता है रॉबर्ट लुकास और थॉमस सर्जेंट, उनका ये कहना है
if workers and firms have rational expectation, they will use all available information including knowledge of the effect of the Federal Reserve policy। अगर उनको उनके पास रैशनल एक्सपेक्टेशन होगी, यानी कि वो लोग पढ़े होंगे, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी के इफेक्ट के बारे में पता होगा कि इस पॉलिसी से क्या इफेक्ट आने वाला है। लेट्स सपोज कि हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी की ही बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं गवर्नमेंट, तो आपका इन्फ्लेशन क्या होने वाली है, अप होने वाली है। तो जब लोगों के पास रैशनल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता होता था, तब तो आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क कर जाती थी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में सक्सेस हो जाती थी गवर्नमेंट्स। लेकिन जब लोगों के पास अपनी रैशनल एक्सपेक्टेशन हो गई कि गवर्नमेंट के एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने वाला है, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ना जाकर ए पॉइंट से सीधा सी पॉइंट पर अपनी वेजेस की डिमांड करते हैं, ताकि उनकी परचेजिंग पावर सेम रहे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरे ना। जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में आपको एक डायग्राम बताया था कि कैसे आपका इन्फ्लेशन आपके मनी की परचेजिंग पावर को घटा देता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इन्फ्लेशन आपका इकोनॉमी में कुछ भी रहे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं पर खड़ा है। अगर आपको इस टॉपिक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझना है, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान से समझना। ये यूएस इकोनॉमी का डाटा है 1966 से 1988 के बीच में। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कितनी सारी फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पर डाटा में, और कितना स्कैटर्ड हुआ है डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं 1966 से 1969 तक का बताऊँ, इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर एग्जैक्ट नेगेटिव रिलेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। इसके बाद 1973 में फर्स्ट ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, और इसके बाद जो स्थिति बद से बदतर हुई 1980 1982 आते आते, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आपका 10% तक बढ़ गया था। उस समय पर यह 10% अनएम्प्लॉयमेंट यूएस इकोनॉमी में आना काफ़ी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएस इकोनॉमी एक सुपर पावर की तरह उभर कर आया, और वहाँ पर 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब की स्थिति को आप जान रहे होंगे। मैं आपके साथ कुछ फ़ोटो भी शेयर करूँगा। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दृश्य हो गया था वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो मिडल ईस्ट में इंटरवेंशन किया है यूएस ने, उसकी तो आप मानो ही मत। इतना सारा टेररिज्म घुसा दिया, एक देश से दूसरे देश को भिड़ा दिया, और फाइनली सऊदी अरब को अपने साथ लगा के अब पूरे मिडल ईस्ट को तबाह कर दिया है। 1980-90 से पहले यूएस की इकोनॉमी टोटली डिपेंड थी ऑयल पर, मिडल ईस्ट पर। इसी करके उसने वहाँ पर इंटरवेंशन करना शुरू किया। लेकिन आज यूएस खुद प्रोड्यूसर है ऑयल का, इस करके उसने पूरी अपनी मिलिट्री फोर्सेस को मिडल ईस्ट से निकाल कर अपने घर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसका कौन जिम्मेदार है कि मिडल ईस्ट में इतनी सारी भुखमरी, आतंकवाद और ये सारी चीज़ें हो गई? तो ये सारा का सारा कंसेप्ट आपका फिलिप्स कर्व से जुड़ा है। अगर आप देख रहे होगे तो ये डायग्राम काफ़ी आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूँ तो दोस्तों, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप देख रहे होंगे तो जाकर कहीं ना कहीं एक लाइन में ही आकर जुड़ते दिख रहे होंगे। तो यही लॉन्ग रन में आपका फिलिप्स कर्व होता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी फिलिप्स कर्व। इस पूरे टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिला कि फिलिप्स कर्व ने अपने आप को कैसे ग्रोथ किया। पहले वह नेगेटिव स्लोप थी, फिर वह शॉर्ट रन में नेगेटिव स्लोप और लॉन्ग रन में वर्टिकल, और फाइनल रैशनल एक्सपेक्टेशन में नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।